गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैम्प मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इसे कहते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा जो है C3 एंड C4 प्लांट्स में स्टोमेटा डे में ओपन रहते हैं और नाइट में क्लोज रहते हैं। डे में ओपन रहते हैं, नाइट में क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो प्रायः जो है दिन में जो स्टोमेटा है वो ओपन रहते हैं, रात्रि में बंद रहते हैं। और ट्रांसपीरेशन की दृष्टि से रंध्रों का दिन में खुलना, ठीक है, रंध्रों का दिन में खुलना पौधों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि दिन में के समय वायु के शुष्क व तापमान के अधिक होने के कारण ट्रांसपीरेशन की दर जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। तो पौधों के एक अन्य ग्रुप में यानी कि C3 C4 के अतिरिक्त भी ट्रांसपीरेशन की समस्या के निवारण के लिए एक इंटरनल इसमें प्रोसेस है। तो एक दूसरी कैटेगरी होती है वो है जीरोफिटिक प्लांट्स। कौन सी कैटेगरी होती है? ये है जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक यानी कि मरुद्भिदी पादप जो होते हैं। तो मरुद्भिदी पादप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास में पानी की कमी पहले ही बहुत अधिक होती है, पानी यहाँ पे इन्हें अवेलेबल नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं कि अपने जो ट्रांसपीरेशन होता है उस ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए इनका जो प्रोसेस है वो अलग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ स्टोमेटा, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर स्टोमेटा क्या करते हैं, यहाँ स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं। स्टोमेटा यहाँ पर कहाँ, नाइट में ओपन होते हैं। ठीक है, और नाइट में यहाँ ओपन हो रहे हैं। तो ये पौधे यानी कि जिसमें अब नाइट में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं कि अब ये क्रेसुलेसी कुल के सदस्य, नाम है ना इसका क्रेसुलेशियन, तो जब ये देखा गया था क्रेसुलेसी कुल के सदस्य के अंतर्गत इसका अध्ययन किया गया था। तो सबसे पहले किसमें किया गया था इसका अध्ययन? इसका अध्ययन जो है क्रेसुलेसी फैमिली में सबसे पहले इसका कैम्प मेटाबॉलिज्म का अध्ययन किया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इसे कहते हैं क्योंकि क्रेसुलेसी फैमिली में सबसे पहले इसका जो स्टडी है वो की गई थी। और मॉडर्न टाइम्स में एंजियोस्पर्म के प्लांट्स हैं उनकी 20,000 जातियों में कितनी, एंजियोस्पर्म की 20,000 जातियों के अंदर 20,000 जो स्पीसीज होती हैं उनमें कैम्प मेटाबॉलिज्म अवेलेबल है, यानी कि कैम्प मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो इसमें पाया जाता है। और इसके अंदर एक तो क्रेसुलेसी हो गया, दूसरा इसके अंदर कैक्टेसी हो गया। ठीक है, तो कौन कौन सी होगी फैमिली? क्रेसुलेसी, कैक्टेसी, ठीक है, और इसके अलावा 23 और फैमिलीज हैं जिनके कुछ प्लांट्स, नॉट इन ऑल प्लांट्स, तो कैक्टेसी की भी और इसकी जो बोलते हैं इसमें भी सभी प्लांट्स में कैम्प मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, सब में कैम्प मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं यानी कि मास्लोदविद सकुलेंट प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, तो जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, मास्लोदविद प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर कैम्प पथ दर्शाता है। तो इसके अंदर सभी मास्लो, और जबकि हम बोल रहे हैं कि सभी मास्लोदविद होते हैं इसमें कैम्प में, लेकिन जितने भी मास्लोदविद होते हैं यानी कि सकुलेंट प्लांट्स होते हैं उन सभी सकुलेंट प्लांट्स में कैम्प मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ये सभी जो उसमें नहीं पाया
अब हम स्टार्ट करते हैं इसका जो मेटाबॉलिज्म है। देखिए क्या मेटाबॉलिज्म है, ये दो फेजेस में जो है कंप्लीट होता है, दिन और रात में। ठीक है, तो दिन और रात में ये दो तरीके से कंप्लीट होगा। तो ये डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए ये हमारा कैम मेटाबॉलिज्म का पाथवे है। ठीक है, और कैम मेटाबॉलिज्म का जो पाथवे है, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे कैम प्लांट्स होते हैं, कैम प्लांट्स में नाइट जो चक्र है वो दिन और रात यानी कि डार्क फेज में और लाइट फेज में, दो फेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, और यहाँ पे नाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं और CO2 अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि नाइट में जो हमारे प्लांट्स हैं वो स्टोमेटा यहाँ पे ओपन होगा, और स्टोमेटा ओपन होने से हमारे जो एंजाइम्स हैं, नाइट में स्टोमेटा ओपन होने से CO2 को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब CO2 यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। C4 प्लांट्स की तरह ही इसमें CO2 का जो एक्सेप्टर होता है वो हमारा पैप है। पैप क्या है, ये हमारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या है ये? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यानी कि पैप जो है हमारा वो इसमें एक्सेप्टर होता है। जैसे हमारा C4 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स में भी जो हमारा एक्सेप्टर है यानी कि जो हमारा सबसे पहले ग्राही है वो हमारा पैप होता है, और ये किसकी उपस्थिति में होता है? पैपकेज एंजाइम की उपस्थिति में, यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे CO2 को ये एब्जॉर्ब करता है, CO2 को एब्जॉर्ब यानी कि ये सारा मेसोफिल सेल्स की जो कोशिका द्रव्य होते हैं वहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस। तो CO2 को एब्जॉर्ब करके एक 4 कार्बन कंपाउंड जो है क्या बनाएगा? 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जो है हमारा क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट हमारा कंपाउंड क्या बना इसके अंदर? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के रिडक्शन से, अपचयन से, यहाँ पे मैलेट या ये जो मैलिक एसिड है इसे हम मैलेट भी लिख सकते हैं, मैलिक एसिड भी लिख सकते हैं। तो इसके अपचयन से यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के रिडक्शन से क्या बन रहा है? मैलिक एसिड बन रहा है। और ये मैलिक एसिड जो है क्या करेगा? ये वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है रात में। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? नाइट में हो रहा है, डार्क में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये मैलिक एसिड बना, और ये मैलिक एसिड बनने के बाद में वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। वैक्यूल में स्टोर हो चुका, अब ये नाइट का प्रोसेस है। अब दिन में क्या होता है कि ये जो मैलिक एसिड है जो वैक्यूल में स्टोर था डार्क कंडीशंस में, लाइट की प्रेजेंस में यानी कि दिन में ये मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद में जब ये वहां से बाहर निकलता है तो अब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है इससे? देखिए डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पे, और डीकार्बोक्सिलेशन से पैप पाइरुवेट एसिड यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एसिड यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे ये दो चीजें बनेंगी यहाँ पे, पैप और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है ये, और इसमें यहाँ पे NAD और मैलिक एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये वापस कहाँ पे CO2 जो रिलीज हुई थी वो हमारी कहाँ पहुंची? क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाती है। तो CO2 रिलीज हुई कहाँ से? मैलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से, क्योंकि मैलिक एसिड भी हमारा कितना है? 4 कार्बन कंपाउंड है, तो उसका भी यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। डीकार्बोक्सिलेशन होने से CO2 रिलीज हुई, और CO2 रिलीज हो गई है। ये CO2 हमारी कहाँ पहुंच रही है? ये हमारी पहुंची क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में कौन सी एंजाइम थी? रुबिस्को एंजाइम उपस्थित है। RUBP एंजाइम वहां पे हमारी पहले से उपस्थित है, और ये जैसे ही CO2 पहुंचती है कहाँ पे? हमारे क्लोरोप्लास्ट में, तो वहां इसे हमारी रुबिस्को एंजाइम यानी कि RUBP
एंजाइम इसे कैप्चर कर लेती है और जो हमारा C3 चक्र है यानी कि कैल्विन साइकिल है वहां फिर ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उससे हमारी शुगर्स बनती है और ये शुगर्स वापस जाके कहाँ पे स्टार्च बना है, ये वापस हमारा डार्क में फिर हमारा वो प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज स्टार्च आदि कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा हुआ कैम मेटाबॉलिज्म। तो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करिए। C4 प्लांट्स में भी क्या होता है कि C4 प्लांट में C4 प्लांट जो है उसमें वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है, यानी C4 प्लांट में भी क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए जो पैकेज एंजाइम होती है इस पे ऑक्सीजन का कोई भी इसको प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पे ग्राही की यानी कि पैप जो है यहाँ पे हमारा ग्राही होता है और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की ही बंधुता होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा बना एसिड, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एसिड क्या बना था, मैलिक एसिड बना था। रात में मैलिक एसिड बनता है और दिन में ये इसके डीकार्बोक्सिलेशन से CO2 बाहर निकल जाती है, ये निकल गई CO2। ठीक है, और CO2 जो है ये RUBP केस का निर्माण इसमें इसकी प्रेजेंस में PGA बना लेती है। चलिए ये तो होगी हमारी पूरा चक्र। अब इसकी रिएक्शंस हम देख लेते हैं। इसकी जो रिएक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहली जो रिएक्शन है वो है हमारी पहली एंजाइम जो इसकी ये दो फेजेस में हमारी रिएक्शन हुई थी। ठीक है, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से हमारा क्या बना यहाँ पे मैलिक एसिड बन गया। तो ये हमारा जो कैम मेटाबॉलिज्म था, तो कैम मेटाबॉलिज्म के अंदर इसमें सबसे पहले अब कैम में अब हम जैसे रिएक्शन क्या थी इसके अंदर, यानी कि फर्स्ट में क्या था हमारा PEP, कौन सी एंजाइम है हमारी पैपकेज, क्या आया CO2, क्या बना OAA और OAA से हमारा क्या बना था यहाँ पे मैलिक एसिड बना। ठीक है, अब मैलिक एसिड से फिर वापस से हमारा क्या बनेगा ठीक, और ये CO2 कहाँ चली जाएगी RUBP के साथ में बाइंड हो जाती है। तो ये हुआ हमारा कैम मेटाबॉलिज्म। अब C4 और कैम मेटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम ये बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि C4 प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्रेंस एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेंस एनाटॉमी क्या होती है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके चारों तरफ एक बंडल शीट उपस्थित होती है, जबकि हमारे ये नॉर्मल प्लांट्स होते हैं कैसे इसमें जो है ये मास्कुलोपित होते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई इसमें क्रेंस एनाटॉमी नहीं पाई जाती है। और वहाँ पर जो हमारे C4 प्लांट्स होते हैं वहाँ भी क्लोरोप्लास्ट भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि इसमें दो प्रकार के अनुपस्थित होते हैं, दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट और इसमें कैम में अनुपस्थित होते हैं। C4 में दो प्रकार के पाए जाते हैं, पर्ण के यानी कि मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दूसरे बंडल ऑफ शीट के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो बंडल ऑफ शीट के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें जो ग्राना होती है वो कैसी होती है बिखरी हुई होती है। देखिए बंडल शीट के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना वहां पे ग्राना जो है इस तरह से नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा कि जो बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनकी क्लोरोप्लास्ट में जो ग्राना होती है वो अरेंज नहीं होती है। कैसी होती है ग्राना वहां पे, ग्राना वहां पे ऐसे ऐसे बिखरी हुई होती है, प्रिमिटिव होगी, एब्सेंट होगी, इस तरह से बिखरी हुई होती है, वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट शुरू हुआ इसमें, सॉरी ये तो हो गया इसमें दूसरा डिफरेंस। अब यहाँ पे दोनों क्या है कि पैप का कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन एक ही सेल में होता है, यानी कि मेसोफिल सेल में ही होता है, और जबकि वहाँ पे पैप का कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल सेल्स में होता है और डीकार्बोक्सिलेशन बंडल शीट में होता है। यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ एक ही सेल में हो रहा है, मेसोफिल सेल में पूरा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन C4 प्लांट्स में क्या होता है कि कार्बोक्सिलेशन
और हमारा जो बंडल शीट सेल्स है वहां पे हमारा इसका टी कार्बोक्सिलेशन होता है। और देखिए वहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो होती है पीसोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है। और बंडल शीट में वाटर की फोटोलाइसिस नहीं होती है। और यहाँ पे पूरा प्रोसेस एक ही उसमें हो रहा है, ग्लूकोज स्टार्च में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पैप का पुनर्जन कोशिका में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से होता है और वहाँ पायरुवेट से इसका रीजनरेशन होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्कैम मेटाबॉलिज्म। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन श्वसन, हम मानते हैं कि जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है और श्वसन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, CO2 इवॉल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन या कोशिकीय श्वसन प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है, लाइट का उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जबकि हम बात करते हैं कि इसकी दर अंधकार और प्रकाश में लगातार होती रहती है, यानी कि जो रेस्पिरेशन है उसका रेट कभी भी मतलब लाइट से इफेक्टेड नहीं होता है। डार्क में या लाइट में इक्वल रेट से जो रेस्पिरेशन है वो होता है, ठीक है। वहां पे लाइट का और डार्क का कोई भी इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस से रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है बिल्कुल अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? देखिए, फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स हैं CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, O2 रिलीज करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं, ठीक है। और CO2 यहाँ पे यानी कि बस फोटोसिंथेसिस में लाइट पे डिपेंडेंट होता है। अब इसकी जो हिस्ट्री है यानी कि सबसे पहले ओटो वारबर्ग ने 1920 में, ओटो वारबर्ग ने 1920 में फोटो रेस्पिरेशन से संबंधित प्रयोगों से प्रेक्षित किया कि वातावरण में O2 की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की दर को इनहिबिट करती है, ठीक है। और ऑक्सीजन का यह इनहिबिटरी इफेक्ट कहलाता है, यानी कि इस इफेक्ट को हम वारबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं। इन्होंने अपना इफेक्ट दिया, क्या दिया? वारबर्ग, ठीक है। इन्होंने कौन सा इफेक्ट दिया? इन्होंने दिया वारबर्ग इफेक्ट। अपने जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के नाम पे ये इफेक्ट था। और इन्होंने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस है, क्या बोला इन्होंने? O2 की कंसंट्रेशन, O2 कंसंट्रेशन जो है ये फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करती है। कंसंट्रेशन जो है ये फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब O2 की, देखिए फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग्स में जो प्रेजेंट होती है उसको प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स ने जब उस O2 को, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया और CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, यानी कि O2 का प्रोडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। वाटर के फोटोलाइसिस से जो CO2 है वो O2 है, यानी कि H2O के फोटोलाइसिस से O2 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे मतलब जो प्लांट्स हैं उनके सराउंडिंग में CO2 की कंसंट्रेशन कम है और O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये फोटो
फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर को इनहिबिट करती है। और ऑक्सीजन का ये इनहिबिटरी इफेक्ट जो है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट। समझ में आया कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इफेक्ट करे, इनहिबिट करे, उस इफेक्ट को हम वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। अब दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे मैकएलिस्टर और मायर्स। मैकएलिस्टर एंड मायर, ठीक है। मैकएलिस्टर एंड मायर्स ने किसमें, मैकएलिस्टर एंड मायर्स ने 1942 में, कितने में, 1942 के अंदर इन्होंने ऑक्सीजन की विभिन्न कंसंट्रेशन पे, यानी कि डिफरेंट कंसंट्रेशन पे फोटोसिंथेसिस की स्टडी करके वारबर्ग के जो इफेक्ट था, यानी कि जो उनके रिजल्ट्स थे, उनको इन्होंने प्रमाणित किया, पुष्टि की इनकी। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें O2 अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है, और CO2 यहाँ पे क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो CO2 की मात्रा आधार पर यह पाया गया है कि C3 प्लांट्स में प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, श्वसन की दर अंधकार की अपेक्षा दुगनी होती है। क्या पाया इन्होंने कि विमुक्त CO2 की जो कंसंट्रेशन है, मात्रा है, क्वांटिटी है, तो के आधार पर यह पाया गया कि C3 प्लांट्स में प्रकाश की, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की रेट अंधकार की अपेक्षा दुगनी होती है। हालांकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें वायवीय श्वसन के समान O2 अंतर्ग्रहित की जाती है और CO2 वहां पे विमुक्त होती है, परंतु इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती। जैसे हम मानते हैं कि रेस्पिरेशन जब होता है तो वहां पे हमारी एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, बट यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होती है। और इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, रेस्पिरेशन आपको पता ही है। तो फोटो यानी कि लाइट की उपस्थिति में यहाँ पे प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो अकर होता है। ठीक है। तो अंधकार की जो डार्क कंडीशंस है उनके कंपैरिजन में लाइट में ये प्रोसेस दुगना हो जाता है। ठीक है। और प्रकाश की, यानी कि लाइट की अधिक इंटेंसिटी या ज्यादा इंटेंसिटी ऑक्सीजन की या हाई कंसंट्रेशन और हाई टेम्परेचर में C3 प्लांट्स के जो मीसोफिल सेल्स होते हैं, क्या लाइट की प्रेजेंस में, और लाइट की जो ज्यादा इंटेंसिटी होती है और ज्यादा ऑक्सीजन उस समय प्रेजेंट होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो उस समय C3 पौधों की मीसोफिल सेल्स में जो प्रकाशीय श्वसन यानी कि फोटो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो असामान्य रूप से अधिक होती है। यानी कि अगर क्या होगा, जैसे हम कंडीशंस दे रहे हैं, कंडीशन क्या है, लाइट इंटेंसिटी हाई होती है। ठीक है। O2 कंसंट्रेशन हाई होती है। दूसरा, टेम्परेचर भी हाई होता है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, टेम्परेचर भी हाई है। तो उस कंडीशंस में, उन कंडीशंस में क्या होगा, C3 प्लांट्स में
जो फोटो रेस्पिरेशन है वो बहुत कई गुना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो कई गुना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है और O2 की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर होगा क्या कि जो हमारे C3 प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो कई गुना इंक्रीज हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन से असामान्य रूप से इंक्रीज होती है, ठीक है। और जबकि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम होता है, लेकिन C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम पाया जाता है। क्यों कम पाया जाता है? क्योंकि देखिए एंजाइम का फर्क है। तो रुबिस्को एंजाइम जो होती है वहाँ पे उसकी एफिनिटी किससे, यानी कि जो हमारी आरयूबीपी एंजाइम आरयूबीपी जो रुबिस्को एंजाइम होगी उसमें ऑक्सीजन के प्रति उसकी एफिनिटी ज़्यादा, उसे लालच जाता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये हमारा जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इसकी कंसंट्रेशन यानी कि जो ये हमारा फोटो रेस्पिरेशन है इसकी रेट बहुत कम होती है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं अगले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये है ऑर्गन और बोवर्स, ठीक है, ऑर्गन एंड बोवर्स 1971। इन्होंने फोटोसिंथेसिस पर ऑक्सीजन के इनहिबिटरी इफेक्ट को इन्होंने स्पेसिफाई किया, ठीक है, इन्होंने ऐसे स्पेसिफाई किया। तो स्पेसिफाई करके इन्होंने क्या बताया कि इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने O2 का O2 इनहिबिटरी effect on autoinhibitory effect on फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने O2 पर अपना इनहिबिटरी यानी कि O2 का इनहिबिटरी इफेक्ट जो है फोटोसिंथेसिस पे इन्होंने शो किया, ऑक्सीजन कैसे उसको प्रभावित करती है, कैसे उसको इफेक्ट कर डाल रही है। तो इनके अनुसार RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट के कार्बोक्सिलेशन को उत्प्रेरित करती है। क्या करती है ये? राइबोलोज 1,5-बिस राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के कार्बोक्सिलेशन को प्रेरित करती है। क्या काम है इसका? कार्बोक्सिलेशन करना काम है इसका, क्योंकि C3 साइकिल में जो हमारा फर्स्ट एक्सेप्टर होता है वो क्या है? RUBP होता है। और एंजाइम कौन सी होती है? RUBP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो RUBP कार्बोक्सिलेज जो है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन का काम करती है, उसको उत्प्रेरित करती है, स्टिमुलेट करती है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगी? बट क्या करती है? जब O2 प्रेजेंस होता है but when O2 is present it works as oxygenase enzyme। किसकी तरह भांति काम कर रही है? ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस। देखिए काम क्या था इसका? कार्बोक्सिलेशन करना। लेकिन जब O2 की उपस्थिति होती है, O2 की प्रेजेंस होती है, तो ये वहां पे ऑक्सीजनेस एंजाइम की भांति कार्य करना शुरू कर देती है। किसकी भांति काम करती है? ये वहां पर ऑक्सीजनेस एंजाइम की भांति काम करती है। तो
अतः O2 और CO2 दोनों RUBP से जुड़ने के लिए क्या करते हैं, इनमें कंपटीशन होने लगता है। अब हमारे देखिए दोनों गैसेस प्रेजेंट है, वहां पे हमारी CO2 भी प्रेजेंट है, हमारी O2 भी उपस्थित है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका काम, मेन काम क्या होता है RUBP कार्बोक्सिलेज का, इसका मुख्य काम है कार्बोक्सिलेशन करना। लेकिन जब O2 की कंसंट्रेशन वहां पे अधिक होगी तो यहाँ वहां ये ऑक्सीजनेज की भांति काम करेगी। तो उस अवस्था में क्या होता है कि जो हमारी ये एंजाइम है यानी कि O2 और CO2 दोनों में कंपटीशन होता है। क्या हो रहा है कि दोनों ही में कंपटीशन हो रहा है, तो दोनों कॉम्पीट करेंगी बाइंडिंग के लिए, ठीक है। और RUBP के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण में कार्बोक्सिलेशन से यहाँ पे फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड और PGA बनता है। देखिए मैं रिएक्शन बताती हूँ आपको। देखिए दो स्टेप हो गए हैं, एक में हमारा RUBP ऑक्सीजनेज है, दूसरे में हमारा RUBP कार्बोक्सिलेज है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी जब यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, 1,5 बिसफॉस्फेट। अब यहाँ पे जो एफिनिटी है यानी कि जो कंपटीशन है ऑक्सीजन का और CO2 का है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगी और जबकि CO2 की प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करती है। तो RUBP ऑक्सीजनेज, RUBP हमारी कार्बोक्सिलेज। तो जब ये RUBP ऑक्सीजनेज की तरह काम करती है तो हमारा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। जबकि जब कार्बोक्सिलेशन इसका होता है तो हमारा 3-PGA बन जाता है, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है, 3-PGA। तो यहाँ पे ये एफिनिटी होती है, यानी कि अब ये जो एफिनिटी है, अतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो राइबोलोज है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम के ऑक्सीजनेज की भांति यहाँ पे CO2 का स्थिरीकरण में कमी आती है, यानी कि जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो CO2 का यहाँ पे फिक्सेशन नहीं हो पाता, इसका स्थिरीकरण नहीं हो पाता, ये कम हो जाता है। और जो फॉस्फोरिलेटेड शुगर्स होती है PGA, उसके सिंथेसिस में भी कमी आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो हमारी एंजाइम है यानी कि जो O2 है
ये इसके इफेक्ट को यानी कि इसकी कंपटीशन में O2 यहाँ पे बाजी मार जाती है, तो फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो और C4 प्लांट्स में हमारी ये RABP होती रही है, वहां पे तो हमारे कौन सी एंजाइम है, पैपकेज है, और पैपकेज एंजाइम के सामने ऑक्सीजन चाहे कितना ही मंडराती रहे उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ CO2 को लेता है, उसका फिक्सेशन करता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये O2 आया, O2 को देख के ये चल गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो O2 इससे बाइंड होकर के फोटो रेस्पिरेशन शुरू कर देती है और PGA के सिंथेसिस में कमी आने लगती है। तो ये जो इफेक्ट है, ये इनका O2 का इनहिबिटरी इफेक्ट जो था फोटोसिंथेसिस पे, ये ऑर्गन और बाउल्स ने ये शो किया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम फोटो रेस्पिरेशन की रिएक्शंस डिस्कस करेंगे।